अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज पूरा दिन आपने देखा किस तरह एमक्यूएम के कारकुनान ने निजी टेलीविजन चैनल्स खसूसी तौर पे ARY और समा टीवी के ऊपर धावा बोल दिया। वो एंटर हुए, उनने असलहा लिया, बाहर के गार्ड से डंडे हाथ में थे, लोगों को हरासा किया, लोगों को हॉस्टेज रखा, टेलीविजन के क्रू को जिसके अंदर खवातीन भी मौजूद थी। ये सारा कुछ हुआ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के अहकामात पे। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन खबर के जो अभी आई है, चीफ अवामी स्टाफ ने DG रेंजर्स को फ़ोन किया है और अहकामात जारी किए हैं कि फौरी एक्शन लिया जाए। DG रेंजर्स जनरल बिलाल का कहना है एक एक सेकंड का जवाब लेंगे, तमाम मुल्जिमान को अरेस्ट करेंगे। और सबसे पहला बड़ा अरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। फारूक सत्तार प्रेस क्लब के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। आज के पूरे दिन हमने देखा MQM ने टेलीविजन चैनल्स को अवॉइड किया, लेकिन अभी फारूक सत्तार एहतमाम में लेना चाह रहे थे। लेकिन अभी आपने देखा कि DG रेंजर्स के अहकामात पे रेंजर्स का अमला उधर पहुंचा और उनको हिरासत में लेके उनको रेंजर्स हेडक्वार्टर्स ले गया है। नाजरीन, दानिश्वरों की मीरास समझी जाने वाली सियासत फनकारों का खेल बनकर रह गया है। सियासी ड्रामे में जमहूरियत और गुंडों के हाथों बेबस नजर आ रही है, तो साथ ही हम देख रहे हैं कि जमहूर सियासी फनकारों के हाथों मजबूर दिखाई दे रहा है। जज्बात हमारे सामने थे, आज आपको बताएंगे क्या क्या कहा था हुसैन साहब ने। लेकिन हमारे साथ इससे पहले मौजूद हैं आसमा जहांगीर साहिबा, तारुफ की मोहताज नहीं है। आसमा जहांगीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा जी, आपने देखा है कि इंटॉलरेंस इस लेवल पे बढ़ गया है कि आज डायरेक्ट अहकामात पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के आज कारकुनान जो हैं वो चढ़ दौड़े समा पे, ARY पे, और क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का तस्करा हो रहा था, इन पे बैन भी लग गया था कायदे तहरीक पे, आप उनकी वकील भी थी। आज के जो बयानात हैं पिछले 24 घंटे के, मैं पहले वाले बयानात पे तो जाना भी नहीं चाह रही, अभी 24 घंटे के, अगर जनरल बिलाल मर्द के बच्चा है तो बिलाल अकबर तू भागेगा नहीं, ऑफिस में रहेगा। कल जब मजमा बाहर आएगा ऑफिस के तो सामने बाहर आएगा, आंखों पे सुअर की चर्बी चढ़ी हुई है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बहादुर पाक फौज जो है वो डाल देते हैं हथियार बिन लड़े, और बाप माँ का जिक्र और फिर कि इबरत का निशाना इन्हें बना दिया जाए। उसके बाद जजों के हवाले से भी कहा कि ये जो फैसले दे रहे हैं सजाए मौत के, ये जब ओहदों से हटेंगे तो हम ये फैसले इन पर इंप्लीमेंट करेंगे। क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जाहिर है ये बिल्कुल ऐसी तकरीर है जो कि इश्तियाल देने वाली है, मगर ये उन्होंने अपने कारकुनों से कही है, ये प्राइवेट स्पीच है। उसके बावजूद, इश्तियाल देने वाली स्पीच के बावजूद, मैं समझती कि कोई भी शख्स किसी को कंडोन नहीं कर सकता जिस तरह के उन्होंने हमला किया है। आप जाके हमला कर दें और टेलीविजन स्टेशन के ऊपर, ये तो बड़ा कंडेमनेबल है। और ये कभी सियासी जमातें इस तरह के काम करती, कभी भी नहीं हमने सुना कि सियासी जमातें इस तरह के काम करें। आपका अगर आपको दीवार के साथ भी लगा दिया जाए तो आप क्या यहाँ पे अपने हाथ में ये बंदूक ले लें, या आप लड़ने को आ जाएं, या आप कानून अपने हाथ में ले लें? इट इज टोटली कंडेमेबल। सो आसमा जी, क्योंकि आप वकील भी रही हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी आप गई अदालत में कि नहीं बंद करनी चाहिए अल्ताफ हुसैन की स्पीच को एयर होने से, नशर होने से। अगर मैं ये समझती हूँ कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, मगर अगर वो ऐसी बातें करेंगे जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं तो फिर भी नशर होना चाहिए ऐसी तकरीर को। मैं समझती हूँ अब नशर की ना, नहीं हमने नहीं नशर की, हमने नहीं नशर की, जो भी आपने नहीं नशर की, पर आपने कह दिया ना। हाँ। आप लोगों को इतना ना करें, एक होती है अगर वो इस तरह की तकरीर करें, उसका फिर कैमरा के पास जवाब है करने का, मगर आप एक गैगिंग ऑर्डर किसी के लिए भी दे दें कि वो कभी अत्ताहियात ही, अब 1 साल हो चुका है, क्या आप बात ही नहीं कर सकते? मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इश्तियाल दें, बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं। और ये भी मतलब नहीं है कि इसकी वजह से आप जाके किसी को टारगेट बनाएं, मगर मैं बिल्कुल आज भी इस चीज पे कायल हूँ कि आप किसी को गैगिंग ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, दैट बीइंग सेड, मगर आसमा जी, आपको लगता है कि अगर एक बंदा तुलाओ पाक फौज को भी जलील करे, वो जजेस को भी जलील करे, वो सहाफियों की बोरी के नाप भी ले? अरे भाई, लोग यहाँ पे रोज गालियां नहीं देते हैं। आप जरा ट्विटर खोल के देख लें, 101 गाली मुझे पड़ी होती है। हाँ। तो मैं जाके बंदूक लेके लोगों को मार दूं? ओके। और आसमा जी, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी फारूक सत्तार के साथ साथ ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको लगता है कि आज जो पूरा दिन रूनुमा हुआ है ये सही किया गया है, या ये ऑपरेशन को मजीद पॉलिटिकल बनाएगा या कंट्रोवर्शियल? नहीं, देखें, जिसने कानून तोड़ा है, अगर फारूक सत्तार उसमें शामिल हैं, मैंने क्योंकि आपको पहले बताया मैं ट्रैवल करी थी, मैंने टीवी नहीं देखा, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा। मगर अगर उन्होंने बजाते खुद कानून नहीं तोड़ा है
اور کسی اور نے توڑا ہے تو پھر وہ اس کی سزا کیوں بھگتے؟ بہت بہت شکریہ. ہم تو قانون کے ماہر. ہمارے ساتھ آسما جنگیر صاحبہ. ٹھیک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد کاشف عباسی, سینیٹر میاں عتیق ایم کیو ایم, KO میجر جنرل اعجاز ایوان سمیت شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج سمجھنے کی کوشش کریں گے ARY اور سما نے ایسا کیا کیا, ایسا بولا کیا جس کی وجہ سے آج دھاوا بول دیا گیا, اور کیا قائد تحریک MQM کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں. Stay with us on News Eye. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آج کا خصوصی پروگرام کیونکہ ہماری فریٹرنٹی, ہماری برادری کے اوپر ہی ٹارگٹ, جو کہ شاید انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ملک میں نئی بات نہیں ہے, لیکن دو بڑے چینلز جن کو ٹارگٹ کیا گیا ان کی نمائندگی بھی آج کے شو میں ہوگی. کاشف عباسی ARY سے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہزاد اقبال سما TV کے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, MQM کے سینئر رہنما میاں عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ, فوج کا انپٹ بھی لینا بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب دفاعی تجزیہ کار بھی موجود ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اگر سینیٹر صاحب آپ اجازت دیں تو کاشف سے آغاز کروں گی. کاشف بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے چینل نے کہا کیا کہ آج یہ نوبت آئی؟ دیکھیے یہ آج کا پہلا واقعہ نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کی تقریروں میں ہم پہ نظر کرم ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. آپ ذاتی طور پہ بھی جانتی ہیں چیزیں کہ وہ کلپس آتے تھے تقریروں سے جس میں ARY میں خصوصاً 2-3 لوگ ARY کی جو مالکان ہیں ان کو کافی ہرزہ سرائے الطاف حسین صاحب کرتے رہے. وجہ یہ کہ اسٹل اسٹک ان 90s کی پالیٹکس. 90s کی پالیٹکس یہ تھی MQM کی کہ کسی کو ذرا سی دھمکی لگائی تو وہ دھمکی لگا کے سارے سیدھے ہو جاتے تھے. نئی ٹی وی ایج جو آئی ہے اس میں آپ لوگوں کو دھمکا کے سیدھا کر نہیں سکتے. یہ نہیں ممکن کہ آپ سیدھا آپ کسی کو دھمکی لگائیں اور وہ کہے گا جی آج سے میں آپ کی تعریفیں شروع کر دوں گا. نہیں ہوتا یہ پوری دنیا میں اب بڑا مشکل فنامنا بن گیا. وہ ابھی بھی کیونکہ پاکستان سے باہر ہیں بڑے عرصے سے, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دھمکیاں لگائیں گے وہ مان جائیں گے. ہم نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو ان کو غصہ چڑھتا ہے اس بات پہ. یہ کلمنیشن پوائنٹ تھا اس سارے غصے کا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جلسوں کے اندر میں آپ کو تقریریں سنا سکتا ہوں ان کی جس میں میرا نام لے کے, ہمارے چینل کا نام لے کے پہلے بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا. ان کو یہ کر دینا ہے, ان کو وہ کر دینا ہے. الطاف بھائی آپ حکم کریں, آج انہوں نے حکم دے دیا. آج فرق کیا تھا پہلے اور آج؟ پہلے خالی دھمکیاں دی جاتی تھی کہ ہم دھمکیوں سے مان جائیں گے. آج انہوں نے کہا کون ہے جو میری تصویر نہیں دکھاتے, اور یہ چینل کراچی سے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ حکم کریں. انہوں نے کہا میں حکم کرتا ہوں, جاؤ بند کرو. سارے آتے بند کر. یہ 10 منٹ کے اندر دس از واٹ MQM از کیپیبل آف ان کراچی. یہ یاد رکھیے گا, دس از MQM کیپیبلٹی. جو کہتے ہیں یہ بڑا کنٹروورشل موقف ہے بیکاز بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تو سکت ہی نہیں رہی نا مارکیٹیں بند کرانے کی. نظر آیا نا آپ کو آج سکت ہے نا. پھر یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, دفتروں کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لوگوں کو یرغمال بنا رہے ہیں. آپ سے سینیٹر صاحب پولیٹیکل گینز بہت اچیو ہو گئے تھے, وہ ریورس ہو گئے ہیں آج. مگر دیٹ بینگ سیڈ سینیٹر صاحب اس سے پہلے ہم شہزاد اقبال سے بھی پوچھیں, ایک اور نجی ٹی وی چینل سما جس کو ہدف بنایا گیا ہے. شکر آپ نجی ٹی وی چینلز کے باہر نکلیں تھوڑا سا. سما ٹی وی ARY سما کیوں نوبت؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی کاشف نے کہا کہ دھمکیاں دی گئی, تو میں پوچھوں گا کہ آخری دھمکی کب دی اور کس نے دی, ذرا مجھے بھی اندازہ ہو جائے. آپ نے ابھی فرمایا کہ 3 دنوں میں آخر کون سی ایسی بات آ گئی, تو وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیتے. بات جو ہے عتیق صاحب, میاں صاحب, اگر میں بتا دوں آپ کو دھمکیاں, آپ کی آڈیو کلپ سناؤں گا, آپ کے جلسوں کی سناؤں گا سر, یہ تقریریں سناؤں گا. دیکھیے ابھی کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ جیسے ابھی فرما رہے ہیں نا کہ کوئی دھمکیاں ابھی آخری جو ہے. آج کیا ہوا ہے جی میں تو بتا اسی پہ آ رہے ہیں نا. دیکھیے جو بات کیا الطاف حسین صاحب نے آرڈر دیا کہ نہیں؟ نہیں آرڈر نہیں دیا. بات ہوئی, آپ سن لیجیے, سنوائے نا. میں نے خود سنا. نہ سنوانے کی ہمارے ہاتھ جو بندے میں آپ اس کا فائدہ نہ. میں نے بھی سنا. نہیں دیکھیے آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا سکتی ہوں, اپنی زبانی سنوا نہیں سکتے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بھی لائیو دیکھ رہا تھا اس کو, چونکہ میں بھی کل واپس آیا ہوں کراچی سے. 6 دن سے وہاں پر یہ جو تا دم مرگ بھوک ہڑتال ہو رہی ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ 133 ہمارے کارکن لاپتہ ہیں. کتنے لوگ جی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی میرے شو میں 65 کہہ کے گئے, آپ 133 نہیں 133 لوگ ہیں جی. لسٹ ARY جیو میرے سامنے ہے. دیکھیے جو چیز ہے وہ ہمارے جو لوگ توڑا کیوں نہیں, کوٹ ان کوٹ الطاف حسین, ARY جیو سما توڑا کیوں نہیں کہ یہ کراچی سے نہیں چلیں گے, بھائی کی تصویر نہیں آئے گی, یہ نہیں چلیں گے. آپ میری گزارش سنیے, ایک چیز ذرا سن لیجئے, جواب میں حکم کریں. آپ میری گزارش جواب لے لیجئے نا. اب تو سر فوٹیج بھی آ گئی ہے, آپ کے کارکنان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چڑھ دوڑو. بھائی کا حکم, بھائی کے اندر فوٹیج موجود ہے. بھائی کا حکم. آپ کو پتہ ہے وہ گئے کس لیے تھے, کون تھے؟ ذرا وہ والی فوٹیج تو چلا دیجئے نا جو گئے. میری گزارش سن لیجئے, جو لوگ گئے ذرا فوٹیج تو وہ والی چلائیے نا. اس پہ دیکھیے کتنی عورتیں ہیں, کتنے بچے ہیں.
جی بالکل وہیں بیٹھے ہوئے آپ ہی کہنا. چلو آپ یہ تو کون ہے ذرا سن لیجئے کون ہیں وہ جناب جو بچے گئے ہیں, جو عورتیں گئی ہیں, جو مائیں گئی ہیں, جن کو دہشت گرد ہونے کا خطاب دیا جا رہا ہے, وہ ہیں جن کے بچے 3 سال سے گھر واپس نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں میتیں آتی ہیں. شہزاد اقبال السلام علیکم. خواجہ آصف صاحب بھی بڑی آ گئی. شہزاد بتائیے گا کہ ARY کے علاوہ سما کا نام بھی لیا گیا, سما کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج ریسیونگ اینڈ پر آئے. مجھے بتائیے سما نے پچھلے 3 دن سے لے کر 48 گھنٹوں میں ایسا کیا کہا ہے یا ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ قائد لندن میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ غصے ہو گئے؟ دیکھیں میں 48 گھنٹے کی بات کی, پہلے بھی آپ کو پتا ہے الطاف حسین صاحب کی تقریر نشر تو ہوتی نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے بھی سما کا نام لیا ہے, ARY کا نام لیا ہے, جیو کا نام لیا ہے. یہ چینل سے وہ نام لیتے رہے اور تنقید کرتے رہے. ہم نے دیکھا ہے MQM کے حوالے سے جب وہ طاقتور بھی تھے, اسٹریٹ پاور ان کی تھی, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا, چینل بند کر دیتے تھے, کیبل سے ہٹا دیتے تھے, یہ ہم وہ کرتے تھے. ایک بیچ میں ولی بابر کا کیس ہوگا, آپ کو یاد ہے, اس میں بھی جو ہے ان کے شہزاد یہ سب کچھ ہمیں یاد ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسا ہوا کیا ہے پچھلے فیو ڈیز یا دو دن میں جو آج جب آپ دیکھ رہے ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ. پوری ہنگامی سچویشن, مانیٹرنگ کمیٹی پہ CM سندھ راضی ہو گئے تھے. پرویز رشید نے کہا 2 دن میں اچھی خبر دوں گا, پھر پرویز رشید نے کہا PM نے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. 3:45 بجے پرویز رشید یہ کہتے ہیں اور 6 بجے دھاوا بول دیا جاتا ہے, آفیسز ریڈ کر لیے جاتے ہیں. ایسا کیا ہوا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں. جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے کل رات کو تقاریر کی, آج انہوں نے 1 گھنٹہ تقاریر کی جس سے ان کے کارکنان اشتعال میں آئے. یہ ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے کہا ہے چینل کا نام دے کے کہ یہ چینل کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, یہ چینل میری شکل نہیں دکھاتے, یہ چینل کیسے آپریٹ کر رہے ہیں, جس وجہ سے لوگ اشتعال میں آئے ہیں اور وہ وہاں پہ گئے. دیکھیں ہر قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے, ہر قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے, چاہے وہ نیگیٹو جاتی ہو MQM کے خلاف, MQM کے حق میں بھی بات ہوئی ہے. جب وسیم اختر کو اٹھایا گیا, جس طرح کا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا, اس پہ تنقید بھی کی ہے, سما نے بھی کی ہے, دوسرے چینل سے بھی کی ہے. کوئی ایک وجہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں دیکھیں جو خبر ہوگی وہ ہم دیں گے. میں اپنے طور پہ یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جمعرات کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا جو یقیناً MQM کو بہت اچھا نہیں لگا. میں نے رشید گوڈل صاحب کی میں نے دیکھا تھا اس کو 1 سال ہوا تھا, میں نے اس پہ آواز اٹھائی کہ 1 سال ہو گیا, آپ کے MNA کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ ان کو ان کی ہاسپٹل کی فیس دینے کوئی آیا, نہ کوئی ان کے حق میں پریس کانفرنس کی, تو ان کو وہ چیز بھی بری لگی تھی. مجھے جو سمجھ آ رہا ہے اس کا ریاکشن ہے, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا ریاکشن ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چینل سے ناراضگی ہوئی ہے. یہ 2-3 چینل جو ہے بڑے کلوزلی شاید سے بھی واچ کی جاتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہوا ان 2 گھنٹوں میں, ان 2 گھنٹوں میں جو پرویز رشید نے کہا. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات سمجھیے گا کہ جس وقت میں وہ وہاں 6 دن سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایک پتھر کسی نے مارا, رینجر بھی وہاں موجود تھی, پولیس بھی. وہی چیز کہہ رہا ہوں آپ کو, یہی جواب ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب وہ گئے چینلز کو کیا کہنے کے لیے کہ یہ ہمارے بچے کب واپس آئیں گے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کہا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے لوگ پوچھنے گئے تھے. عامر لیاقت صاحب نے تو کہا ہمارے بندے ہی نہیں, وہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے بندے ہیں, خدا نہ کرے ہمارے بندے. دیکھیے جو یہ پہلا موقف میں سن رہا ہوں صبح سے, میں ٹی وی شام سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, جب جتنا مجھے موقع ملا, کتنے بجے ہوئی تھی شام سے, جب سے میں یہ واقعہ ہوا ہے اور کتنے گھنٹے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے پہلا موقف ملا کہ ہم تو وہاں پہ تھی پیار محبت سے بیٹھ گئے. نہیں وہ وجہ یہ ہے نا, وہ تو ہمارے لیے گھر سے آپ ان لیڈیز کو جو وہاں مائیں گئی, جو وہاں بیٹیاں گئی, جو وہاں بہنیں گئی, ان سب کو آپ جو ہے وہ دہشت گرد بنا دیں گے. مخالف نعرے بھی لگے ادھر سے. کس نے لگائے؟ ہم وہی کہتے ہیں, ہم تو ابھی بھی شروع دن سے لے کر پاکستان بچانے والے نہیں ہیں, پاکستان بنانے والے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ پاکستان بچائیں گے بھی انشاءاللہ. ہر وقت میں یہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. پتہ کریے کون تھے, کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, تیسری طاقت کون سی ہے, کون یہ چاہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوں. قائد محترم الطاف حسین صاحب ہے. یہ اب آپ کہیں گے بھائی 3 مارچ سے جو حالات بنے ہیں, جی بتائیے. آج انہوں نے اپنے جلسے میں تقریر میں کہا کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی پاکستان بنا کے. ایک میں نہیں کہہ رہا جناب, تقریر میرا خیال ہے سنتی تو آتے ہیں جناب, میں تو پوری سنتا ہوں. جی چلے ایک بات پہ شرط لگا لیتے ہیں, ابھی یہاں پر بھی کیمرہ سامنے ہے جی. اگر الطاف حسین صاحب نے اسمبلی کا آرڈر نہ دیا اور انہوں نے یہ باتیں جو میں بھی کہنے لگا انہوں نے نہ کہی ہو, 1 ہمارے بزرگوں نے بنا کے غلطی کی, 2 انہوں نے کہا پاکستان دنیا کا ناسور ہے, 3 انہوں نے کہا کہ ایپی سینٹر ہے تمام مسائل کا. اگر یہ انہوں نے نہ کہا ہو
अगर उन्होंने ना कहा, मैं आइंदा से टीवी प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। काशिफ, तो आपने जो शुरू किया, देखिए जरा सुन लीजिएगा, आपने जहां से शुरू की बात, आप कहीं पर दिखा दीजिए, मुझे अलहदा करके दिखा दीजिए जहां पे ये बात हो कि अल्ताफ भाई ने किसी कारकुन को ये ऑर्डर दिया, ये कहा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जाओ जाकर तोड़ करो। करेंगे क्या? ये ना कहेंगे मैं दिखा दूंगा आपको, आप बताएं फिर आप क्या करेंगे? जो आप बोलेंगे, इसमें कौन सी बात है? सजा तजवीज करके जाए, आप सजा बताइए भाई, मैं तो कह रहा हूं आप जिस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये सारा मामला मेरी अगर आपको नारे सुनवा दें और अगर आपको ये ऑर्डर सुनवा दें तो आप एक ऐसी जमात से अल्ताफ भाई ने नारे लगाए हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाती है, अगर अल्ताफ भाई ने कहा तोड़ फोड़ करो, अगर अल्ताफ भाई ने कहा कि जलाओ जो है जजों के खिलाफ बोलता है, देखिए ये बात आप समझे। फिर 1947 से आज तक लीडरान ने क्या कुछ हमारे मुल्क में नहीं कहा, क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, कभी आज तक किसी पर पाबंदी लगी? सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही रह गए हैं। फिर बात ये आती है, ये कहा मैं मेजर जनरल बिलाल अकबर को लटकाऊंगा और 3 महीने हमारे साथ मेजर जनरल एजाज अवान भी हैं। जनरल साहब आज की बात बता रहा हूँ, आज जनरल साहब काशिफ ही मेरे पास है। जनरल साहब आज एक सेकंड सेनेटर साहब एक सेकंड। जनरल साहब आज अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा अगर मर्द का बच्चा है बिलाल अकबर तो भागे नहीं, कल जब मजमा ऑफिस आएगा तो बाहर आके मर्द के बच्चों की तरह सामना करे। उन्होंने ये भी कहा कि बिलाल अकबर की लाश 3 महीने के लिए लटकाऊंगा। क्या आपका रिएक्शन क्या है इस पे सर? महर, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि मेरा वतन लावारिस क्यों हो गया है। उन्होंने सबसे पहले मेरे पाकिस्तान को गाली दी है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान एक नासूर है, पाकिस्तान एक अजाब है, ये एपिसेंटर है दहशत गर्दी का, इसको तबाह कर देना ही अच्छा है। उन्होंने मेरे वतन को गाली दिया। मीडिया या बिलाल अकबर या आर्मी इंस्टीट्यूशन बाद में आता है। मेरे पाकिस्तान के बारे में वो पहले हिंदुस्तान में खड़े होके ये कह चुके हैं कि डिवीजन ऑफ इंडिया वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ द हिस्ट्री। ओके, अगर वो मेरे वतन के वजूद के ही मुनकर हैं, अगर वो मेरे पाकिस्तान को ये गाली दे रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं उस पाकिस्तान के वारिस से जिसको वोट ने इस मेरे वतन का वारिस बनाया है। जनरल साहब एक छोटा सा वक्फा लेने आप ही को कनेक्ट कर रही हूँ, इसके बाद वतन को लावारिस क्यों कर रहे हैं? Stay with me sir, a very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू यू न्यूज़ आई। जनरल एजाज अवान आप लाइन पे मौजूद हैं, आपसे बात हो रही थी सर। एक तो अगर मर्द का बच्चा है तो भागे नहीं, ऑफिस में रहे, बाहर जब मजमा कल इकट्ठे होगा तो बाहर आके सामना करे। फिर कहा आंखों पे सुअर की चर्बी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बहादुर पाक फौज 5 जंगे लड़ी है, डाल देते हैं ये हथियार बिन लड़े। फिर कहा है बाप को नंगा बहन पे पड़े, मुल्क को 2 लाख किया, आइन तोड़ा, जिससे इस इबरत की ऐसी सजा दो इन्हें कि ये याद रखें। और सर चोर डाकू गाजिब लुटेरे हैं ये सब पिछले 24 घंटे की तकरीर का हिस्सा है। आप 1947 पे जा रहे हैं, आप पिछले 24 घंटे की तकरीर का हिस्सा। सर मुझे ये बताइएगा कि जो नई FIR दर्ज हो रही हैं आपके नजदीक कौन सी दिफात लगनी चाहिए? देखो ये ट्रीजन है, ये मेरे मुल्क के खिलाफ बगावत है। इसका दफा एक तो बगावत का लगना चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों को मुहिब्बे वतन उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को इंस्टिगेट किया जा रहा है मेरे वतन के खिलाफ। हाँ जी। बिलाल अकबर के और इंस्टीट्यूशन के वारिस मौजूद हैं, मुझे ARY के वारिस मौजूद हैं, समा के वारिस मौजूद हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अल्लाह ना करे लावारिस लग रहा है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के दिफा में खड़ा होने वाला कोई नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। जिस शख्स चौधरी निसार कहाँ है वैसे? चौधरी निसार का कोई बयान नहीं आया पूरे दिन से, खामोश। That's what I'm saying कि अल्ताफ हुसैन की जबान किन लोगों ने खुलवाई है, और मेरे इंटीरियर मिनिस्टर, और आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि मेरे प्राइम मिनिस्टर की जबान किन लोगों ने बंद की हुई है दिफाए पाकिस्तान की खातिर। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि मेरा वतन क्यों लावारिस कर दिया गया है 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद। क्यों किसी आदमी को इतनी जुर्रत हो कि वो खड़ा हो के मेरे वतन को ये कहे कि ये दहशत गर्दी का एपिसेंटर है, इसका तबाह हो जाना काफी है। जी सेनेटर साहब आप देख रहे हैं 24 अगस्त को आपका जेल से मेयर मुंतखब होने जा रहा था। मेरी हुकूमत को ये चाहिए कि वो बरतानिया के साथ एक केस टेकअप करें। जुडिशरी को चाहिए
सो मोटो नोटिस लें कि जो बरतानिया का जजों के खिलाफ भी बोले हैं कि ये जो फैसले दे रहे हैं सजाए मौत के, जब वोटों से बरतरफ होंगे तो इनको यही फैसले हम इनको देंगे। आप कहने जा रही है वो तो मेरा सवाल है कि आखिर ये इस तरह से सेनेटर साहब का एक सवाल है आपसे, एक सेकंड जी। मैं तो जनरली बात कर रहा हूं कि ये हम जो कह रहे हैं हालात को कौन खराब कर रहा है देखा जाए, कौन लोग हैं जिन्होंने आकर वहां पर, मैंने भी वीडियोस देखी हैं, जिसको आप जो मर्जी कहते हैं, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन जो बात है आप समझिएगा, क्या NA 246 में मैंडेट नहीं दिया गया, 245 में नहीं दिया गया जी। बात जो है देखिए, आज ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ MQM को खत्म करके मैंडेट किसी को और को देने की साजिश है, बस इतनी सी बात है। और जो भी कहें उन्होंने किया, अगर वो नहीं, ये बात उनके साथ तो मंसूब की जा रही है, ये -1 फार्मूला जो है वो उन्हीं के खिलाफ लगाया जा रहा है जो कारकुनों को मंजूर नहीं है, ना ओहदेदारों को, ना जिम्मेदारों को, ना कारकुनान को। अब जो साजिश है उसको समझा जाए कि आखिर वो साजिश क्यों की जा रही है। क्या यहां ही बैठकर ये नहीं कहा गया कि चंद दिनों में कराची हमारे हवाले कर दिया जाएगा? सेनेटर साहब, तमाम तर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तमाम तर आपके साथ जो है ना लोगों की सिंपथीज जो है वो जमा होने शुरू हो गई थी। आप पाकिस्तान और प्रोटेक्शन, ये पसंद नहीं किए जा सकती ना इन चीजों। सवाल देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस हो, 11EE ही हो, रेंजर्स के शुतर बेमहार उनके पावर्स हों, जनरली जिस तरह आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कायद का वो किया गया, आसमा जहांगीर आपका मुकदमा लड़ रही हैं, हम नहीं सर, हमने अल्ताफ हुसैन हमारे शो पे भी आए लास्ट जस्ट बिफोर बीइंग बैंड, उन्होंने कहा आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा ऐसी बातें नहीं करूंगा, ऐसे ना करें। सिंपैथीज आहिस्ता आहिस्ता गेन हो रही थी। आपको नहीं लगता आपने सारे पॉलिटिकल गेन्स रिवर्स कर दिए हैं सर? बाय इलेक्शंस आप जीत रहे, मैं इसी चीज को तो कह रहा हूं, यही साजिश एमक्यूएम के खिलाफ है। 24 अगस्त को आपका अभी आपने 24 अगस्त को जो ये पसंद नहीं किया जा रहा, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या एस्टैब्लिशमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो नहीं पसंद कर रहे कि एक बार फिर एमक्यूएम का मेयर आ जाए और कराची वालों की क़यादत मिल जाए। सर, काशिफ कादरी का आपने एतराफी बयान देखा है साने 12 मई के हवाले से कि एमक्यूएम की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने अहकाम दिए थे 12 मई का सानिया करने के लिए। पॉलिटिकल लीडरशिप की आप बात करेंगे, क्या आप जो तमाम मुल्क की लीडरशिप है, आप सेनेटर साहब देखिए, आज हम शो कर रहे होते कि आज भी ये वीडियोस लीक हो रही हैं, एजेंसीज कर रही हैं, ये पॉलिटिकल राय को एक जगह लेके जाना, आज हम ये शो नहीं कर रहे, आज हम आप पे शो कर रहे हैं, आपके मिलिटेंट विंग पे शो कर रहे हैं, आप उस मिजाज पे कर रहे हैं जो जरा इस बात को समझिए कि जिन्होंने उन माओं को, उन बहनों को, उन बच्चियों को जो उनको दहशतगर्द बना दिया। सर फिर आप डंडा लेके मेरा सर भी फोड़ दें, दहशतगर्द सर आप डंडा लेके आज मेरा सर भी फोड़ दें, काशिफ का भी फोड़ दें ना। जिन्होंने नारे लगाए, अल्ताफ हुसैन ने नारे नहीं लगाए, अल्ताफ भाई ने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि जाकर आग लगाओ, अल्ताफ भाई ने 6 दिन से हम वहां बैठे हैं, 6 दिन जरा सुनिएगा, 6 दिन से हम वहां बैठे हैं। क्या हमने एक पत्थर मारा? 1050 छापे मारे गए। बातें 40 मिनट से वही बातें कर रहे हैं, आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। यही जवाब है। अब आप ना समझा तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं? सत्तार साहब जो हैं वो तनकीद का निशाना क्यों बने आज? वो अल्ताफ हुसैन साहब का ख्याल था कि -1 फार्मूला कहीं उनको कम्युनिकेट शायद इनडायरेक्टली किया गया है, अच्छा, कि आप साइड पे हट जाए। अच्छा। और उसका इल्जाम उन्होंने फारूक सत्तार साहब को और कुमर नवीद जमील जो हैं, जो 240 से उनके MNA इलेक्ट हुए हैं, जो आजकल सबसे रिजाइन करके उन्हीं को लीडरशिप दे दी, उन्होंने कहा कि फिर तुम ही रखो। अच्छा। और उन्होंने रिजाइन इन अ वे रिजाइन, मेरी रिपोर्टर से बात हुई जब मैंने खबर देखी, उन्होंने कहा सर रिजाइन का लफ्ज उन्होंने नहीं कहा, पहले कहते थे मैं कहता छोड़ के जा रहा हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आज उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये लो फिर अल्ताफ फारूक सत्तार तुम आज से पार्टी की क़यादत करो। सो एक बड़ा जज्बाती माहौल था जो सारा, जिसका इल्जाम भी पार्टी के अंदर ही है, उसका इल्जाम भी पार्टी के बाहर नहीं है। ये इल्जाम अगर अल्ताफ हुसैन साहब की आज की तकरीर सुने, इनको नजर आएगा ये जो साजिश ढूंढ रहे हैं वो साजिश सारी की सारी पार्टी के अंदर हो रही है। -1 फार्मूला वो भी पार्टी के अंदर से कहीं ना कहीं से जा रहा है, कोई सजेस्ट हुआ, बैकिंग कहां से है, सपोर्ट कहां से है, और उसके मकासद किसके हैं, फायदे किसके हैं, ये तो आप देखेंगे ना जरूर। अगर आज हमारे MNAs नहीं होते तो किसके आएंगे? जी -1 किसी सूरत में भी गलत है। Political interfering by any non-political actors
जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरफ से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जस्टिफाई करती है कि एक लीडर खड़े होकर कहे चढ़ दौड़ो तुम टीवी चैनल्स के ऊपर, नहीं कहा। वो कहे गए पाकिस्तान का बनाना गलती थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए वहां खड़े होके, वो कहे पाकिस्तान एक नासूर है। देखिए ये बात कही जा सकती है, पाकिस्तान एपी सेंटर कहीं ना कहीं मसाइल पाकिस्तान के हैं, बट आप जिस जगह ले गए उस चीज को कि मैं लटकाऊंगा 3 महीने तक लाशें लटकी रहेंगी यहाँ पे, ये लीडरशिप है पाकिस्तान की। देखिए फिर वही बात आती है। आपको लगता है काशिफ के जो एक जिस तरह मैं कह रही थी पॉलिटिकल गेन्स अचीव हो रहे थे, कोई पॉलिटिकल गेन, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा नहीं ख्याल है, आगे आप क्या देखते हैं? अगर इजाजत है मुझे, पॉलिटिकल गेन्स की जहां तक मुत्तहिदा की बात है, मुत्तहिदा हमेशा 2 कदम आगे लेती है और 25 कदम भाग के पीछे चली जाती है, ये मुत्तहिदा की तारीख रही है। 12 मई आप अगर इस्लामाबाद में उस वक्त के पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करती जो कि पार्लियामेंटेरियंस थे, यूं रो रहे थे अपने सुरों को हाथ लगा के हमने किया क्या, वजह ये थी वो कहते हैं हम इस्तेमाल हो गए। भाई मैंने तो नहीं इस्तेमाल करवाया ना आपको, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल हुए। 12 मई को भी 12 मई को उनका ये ख्याल था कि जो हेडवे, आपको याद होगा पंजाब में जलसा भी किया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उस टाइम पे, वो पंजाब में ऑफिस खोले थे, रातों रात उनके ऑफिस पंजाब से लपेटे के उनको उठा के बाहर फेंक दिया। कल दोबारा आज जो आपने किया है गेन्स, देखिए मुत्तहिदा की एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है पॉलिटिकली। आप कराची के बाहर और महाजिर कम्युनिटी के बाहर जो उनका वोटर है, जो उनका हार्डकोर वोटर है, लोग पीपल आर नॉट विलिंग टू कंसीड टू मुत्तहिदा, यू नो, वो ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये इनोसेंट है। हाँ। एक परसेप्शन ये है कि मुत्तहिदा गिल्टी पार्टी है। आज आप 133 लोगों के लिए बाहर बैठे हैं, मुझे उन 12,000 लोगों का जरा आप ऑडिट करके देना जिनको कराची में आपकी हुकूमतों के दौरान कत्ल किया गया। सबसे ज्यादा हमारे कारकुन हैं। और खुदा का वास्ता है जी, क्या बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हमारे कारकुन हैं। ज्यादा मेरे कारकुन हैं जी, क्या बात कर रहे हैं आप? सड़कों पे गरीब आदमी मारा गया हमेशा, जो उसमें देखिए कितने हैं। उस वक्त के होम मिनिस्टर ने कहा, जुल्फिकार मिर्जा, गिव हिम क्रेडिट अगेन, उस जुल्फिकार मिर्जा ने शुरू की थी ये सारी जो बात, उन्होंने जरदारी को भी जिसको जो भी कहा उन्होंने, उसने कहा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, क्या वजह कराची में एक आम आदमी मरता है, क्या वजह कराची में एक रेडी वाला मरता है, एक रिक्शे वाला मरता है, एक टैक्सी वाला मरता है, क्यों कोई बड़ा आदमी कराची में नहीं मरता? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कराची में क्या अगर क्रिएट करना। किसने बनाई वो भी आपके सामने है। 80-90 से पुलिस वालों को किसने कत्ल किया गया? वही जिन मानवे के ऑपरेशन के बाद वजीर दाखिला जो सिंध के रहे, उनके अल्फाज थे, मैं याद दिलाता चलूं कि 3 लाख मैंने जो है ना वो असले के लाइसेंस दिए हैं और वो शादियों में चलाने को नहीं दिए, एमक्यूएम को खत्म करने को दिए। सेनेटर साहब, आपको लगता है कि आपके कायद आपके लिए एक लायबिलिटी बन गए आज? कतई तौर पर नहीं। और अगर जो हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले, अगर ये साबित कर दें, और आपको भी पता है इधर से उठ के ही आपको हम ऑडियो जाने की भी जरूरत नहीं है, यही सुना देते हैं। नहीं, इधर नहीं सुना सकते ना, वही बात आती है। अब दोनों के पीछे में आप देखिए, अब आप पहले दोनों जो है ना वो सर, मुझे आप एक ऐसी, अगर आपको सुना दें जो कि अभी सुना देंगे, आप ऐसी जमात से ताल्लुक तोड़ देंगे? फिर किस चीज क्या करेंगे आप? लेकिन एक चीज जरूर है, जरा मेरा जवाब ले लीजिएगा पहले, कि जो आप सुनाएं उसको अपने एंगल से मत देखें, जो ये मेरे कहने से कोई चीज आपका भी फैसला वो नहीं आप सुनेंगे, जो हम सुनेंगे, एक ही चीज सुनेंगे, आप अपना एंगल निकालिए। अभी इन्होंने परसेप्शन की बात की, यहाँ भी सियाक और सबाक का फर्क है, मुझे बताइए। उल्टा लटका देंगे? नहीं सर, बोरी बंद लाशें, नाप ले लो, ठोक दो, मर्द का बच्चा है, इस चीज को जहां चाहते हैं वहां इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छी बात की, परसेप्शन। मेरी बदकिस्मती है मैं ये कहूंगा कि एमक्यूएम का जो परसेप्शन बनाया गया वो रियलिटी से बहुत दूर है, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं है। इससे पहले वो सहाफियों को, जर्नलिस्टों को कोर्स किया करती थी, धमकाती थी। आप मेरे साथ चले, पुराने जितने एडिटर्स आपसे तभी पूछा कि आप बताइए कि आपको किसने 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना किसी ने कोई आपको धमकी दी? हमें ये भी ऑर्डर, मैं अगर आपको तकरीरें निकाल के दिखा दूं, वसीम मदामी के बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, सलमान इकबाल, इनको गधे पे घुमाना, इनको तुमने ये कर देना, इनको तुम छोड़े ना टीवी पे, मैं नहीं कहना चाहता, जाने दे यार। बाप तक पहुंच गए सर, डीएनए पे पहुंच गए लोगों के। मगर एक बात बताएं, आपको बताना, पाकिस्तान एक नासूर है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं बिल्कुल ये बात ना मैंने सुनी है, मेरी गुजारिश, मेरे बुजुर्गों से गलती हुई, पाकिस्तान हम तो आप जो बात करते हैं, देखिए जो मैंने सुना है उसको भी सुन लीजिए कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, हम जो है ना वो पाकिस्तान बचाने वाले। अभी आपने 12 मई का जिक्र किया, उसके साथ जरा पक्का किला को भी हैदराबाद को याद कर लीजिए, जो जुल्म पक्का किला के ऊपर हुआ हमारे, उनको भी बोले ना, उनको भी लाए
हमारे सर सामने। बदकिस्मती इस मुल्क में ये है कि ना 12 मई का कुछ निकला है, ना बल्दिया टाउन का कुछ निकला ना है, पक्का किला का कुछ निकला है, जिसमें कई 100 कारकुनान हमारे जो है जलाए गए। सर इसी तरह हर कारकुनान के ऊपर 50-50 मुकदमात हैं। अब 3 दिफात लगाई जा रही हैं अभी आज हुआ है, बगावत की, सहूलतकारी की और दहशतगर्दी पर उकसाने की। आप देख रहे हैं सर कि कुछ हो पाएगा? महर मेरे से बात कर रही हैं? जी जनरल साहब आपसे बात कर रहे हैं। मुझे इस मुल्क में कुछ होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये उन लोगों के हाथ में है नज़्मो नस्क जो मसलहत के मारे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली मसलहत ने इस मुल्क को इतना कमजोर कर दिया है। तो सर आप फौजी अदालतों में ले जाए ना ये केस, आपके पास तो अब है एक प्लेटफॉर्म, फौजी अदालतों में ले जाए इस केस को आप, अंदर फाटा रिफॉर्म से जो प्रेशर डालते हैं, बाकी नेशनल एक्शन प्लान में जितने केसेस हैं और कोई केस नहीं जाएगा फौजी अदालत में, एक अल्ताफ हुसैन का केस जाएगा, फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन आएगी, फिर यहाँ जो है ना वो सब बाकी भी सबका लेकर जाए। जी जनरल साहब, मैं इस बात को अपोज करूंगा कि इस केस को फौजी अदालत में लेके जाएं। अच्छा, आप ये लोग बहुत अपने गुफ्तार के बहुत बड़े गाजी हैं, आप इनको कोई किसी बात पे कन्विंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका कव्वा सफेद है। आप अगर मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, जिस कोर्ट ने डिसीजन इनके खिलाफ दिया वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेल रही है। ये अनफॉर्चुनेट बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनफॉर्चुनेट है, ये ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ। जी अच्छा, कि मुझे वो तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मुजरिम नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, मुझे वो तमाम इंटीरियर मिनिस्टर्स मुजरिम नजर आ रहे हैं, मुझे वो तमाम अदारे मुजरिम नजर आ रहे हैं जिन्होंने 9/0 पर रेड किए, एविडेंस तो ली, लेकिन किसी कोर्ट में जाके वो एविडेंस दे नहीं सके। आज की जो ये स्टेटमेंट है, क्या इसमें भी किसी एविडेंस की जरूरत है किसी कोर्ट में ले जाके इसको प्रूव करने सर की? इस दफा तो मोटिव, एविडेंस, लोकेशन, फुटेज, रिकॉर्डिंग सब कुछ है। सर खत्म हो गया, आपका आखिरी मौका, फिर आपका आखिरी मौका। जी वैसे तो मियां साहब, मैं आज सुबह से जो बातें सुन रहा हूँ, मुझे ख्वाजा साहब की बड़ी याद है। ख्वाजा आसिफ की शर्म हया ग्रेस, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, सबके लिए होती है, सबके लिए। लेकिन जी वेलकम, सुन ले तकरीर, आपको नहीं कह रहा, मैं भी आपको नहीं कह रहा। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह वसीम अख्तर के ऊपर एक ये भी केस लगा हुआ है कि वो ये दहशतगर्दी पे उकसाने की, हेट स्पीचेस की, आते हुए मैं टीवी पे देख रहा था कि रेंजर्स के 9-0 के करीब है। ये देखिएगा आप, जब बाय द टाइम वी फिनिश द प्रोग्राम आई एब्सोल्युटली। सर आपको लगता है आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये अभी तो टेलीविजन पे नहीं आ सकती ना, नशर नहीं हो सकती, क्या आने वाले दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये स्पीचेस और एक मजमा बैठना ही बंद कर दिया जाए कि कोई पाकिस्तान का शहरी ये बातें नहीं सुनेगा? मैं आपको इससे आगे की बात कर रहा हूं कि सिर्फ मकसद क्या है कि कराची वालों से कराची वालों का मैंडेट छीन लिया जाए, उनकी क़यादत उनके पास ना हो बल्कि उन लोगों के पास हो जिनको देना चाहते हैं, जिन्होंने क्या कहा था कि कराची हमें मिल रहा है। 100% दुरुस्त बात, जिसका मैंडेट उसके पास जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मगर मैंडेट का भी किस तरह जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल होता है ये आपके सोचने की बात है। वोट डालने से पहले सोचिए ज़रूर, आप किसी के हाथ में अपनी वोट की ताकत दे रहे हैं या डंडा दे रहे हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।